हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर आप सभी श्रोताओं का, आप सभी किसान भाइयों का पूजा तहे दिल से स्वागत करती है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अपने किसान भाइयों को कैसे बेहतर कृषि कर सकते हैं ये हम लगातार जानकारी अपने रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से दे ही रहे हैं। और आज एक बार फिर पुनः हम लेकर आए हैं ये रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार है और इसे स्पॉन्सर किया है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। सिर्फ इसीलिए ही किया है जिससे हमारे भारत देश के किसान और बेहतर कृषि कर सके और हमारा देश बहुत उज्जवल बन सके। आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे साथ हमारे पुराने गेस्ट जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी के यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संतोष कौशिक जी। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार जी संतोष जी, बहुत अच्छी जानकारी मृदा के स्वास्थ्य पर यानी सॉइल हेल्थ पर हम आपसे पिछले कार्यक्रमों में जान चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने पोषण संबंधी भी बताई उनकी। लेकिन आज का विषय बहुत ही खास है और बहुत डिटेलिंग वाला है। बहुत अच्छी तरह से हम आपसे उस पर चाहते हैं कि आप डिटेल में हमारे किसान भाइयों को समझाएं, बताएं, और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में कोशिश करेंगे, अगर समय बचा तो, कि किसान भाइयों के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है उस पर भी चर्चा करें। आज का विषय, जैसे मैंने बताया, पोषण पर्याप्तता। तो मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न ही ये पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि फसलों के लिए पोषण पर्याप्तता का क्या मतलब होता है, सरल भाषा में, सरल शब्दों में। जी। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाई, सभी श्रोता भाइयों का धन्यवाद देता हूँ। और आप और अपनी जो पूरी टीम है आगरा की आवाज 90.4 पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ। भारत सरकार जो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेकर के आ रही है, उन सभी का भी धन्यवाद देता हूँ कि इसके थ्रू हम सभी किसानों तक पहुंच पा रहे हैं, वो सटीक जानकारी दे पा रहे हैं। तो जैसा कि पूजा जी आपने पूछा कि बेसिकली ये न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी या पोषण पर्याप्तता है क्या, बेसिकली थोड़ा सा ये जो शब्द लग रहा है थोड़ा सा जटिल लगता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको आसान भाषा में समझाऊंगा कुछ उदाहरणों के माध्यम से, ताकि किसान भाई इसको समझ सकें। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं इसको एक सीधी सी भाषा में समझाता हूँ कि जितनी जरूरत है उतना, मतलब अगर हम पौधे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जितनी जरूरत है उतना, न कम न ज्यादा। अगर दूसरी भाषा में बोले तो इसको मध्यम। महात्मा बुद्ध ने बोला था मध्यम मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है। इसका एक एग्जांपल अगर हम पौधे से दें या इंसानों से दें, जैसे एक छोटा बच्चा दूध पीता है, तो वो जब माँ का दूध पीता है तो वो उतना दूध पीता है जितना उसको जरूरत होती है। अगर उसको ज्यादा दूध पिला दिया जाए तो वो उल्टी कर देता है जी। अगर वो कम दूध पीता है तो वो सोता नहीं है या दोबारा रोता है, पोषण की कमी हो जाती है। जी, बिल्कुल पोषण की उसको कमी होती है। तो कहने का मतलब कि हमको पौधे को उतना ही पोषण देना है जितनी उसकी जरूरत हो, जो हमारी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग पोषण की जरूरत पड़ती है, यानी सही मात्रा। जी, सही मात्रा, बिल्कुल सही आपने कहा पूजा जी, बिल्कुल कहने मतलब सही मात्रा। अब सही मात्रा का निर्धारण हम कैसे करें? निर्धारण हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर फसल के अनुसार, हर जमीन के अनुसार आपको समय समय पे आपको पता है कि भारत सरकार की किताबों में या जो आप लोगों ने पढ़ा, जो समझा, और जो आप डॉक्टर से या वैज्ञानिक से सलाह लेते हैं, एक रिकमेंडेशन है जिसको हम सिफारिश भी कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप मक्का की फसल लगा रहे हैं, तो उसमें आपको एक मालूम है कि इसमें इतनी नाइट्रोजन, इतने फास्फोरस, इतना ही पोटास चाहिए। अगर आप शुगर केन लगा रहे हैं यानी गन्ना लगा रहे हैं, तो गन्ने में इतनी मात्रा चाहिए। तो हर चीज में एक फिक्स है, मतलब एक सिस्टम बना रखा है कि इसके आसपास आपको देना है। अगर हम उससे छेड़छाड़ करते हैं और ज्यादा करते हैं तो हमारा नुकसान होगा, पैसों का नुकसान होगा, प्लस पौधे को नहीं मिलेगा, क्योंकि पौधा उतना ही लेगा जितनी उसको जरूरत है। तो जमीन भी हमारी खराब होगी, तो ये दूसरा नुकसान। पर्यावरण भी खराब होगा, तीसरा नुकसान। अब क्या करेंगे? अगर हम कम देंगे, कम देने से क्या होगा? हम पर्याप्त उत्पादन नहीं ले पाएंगे, उसकी क्वालिटी नहीं बनेगी। क्वालिटी नहीं बनेगी तो वो जल्दी खराब भी हो जाएगा। और जो हमको 140 करोड़ हमारी जनता का जो पेट भरना है, जो हमारी जो सोच है, जो सोसाइटी चाहती है, ये कम्युनिटी हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी चाहती है सबका पेट भरे, कोई भूखा ना सोए, और वो भी जो हमारी निर्धारित जो हमारी वो है लक्ष्य है, उसको भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी भाषा में प्लांट का सही ग्रोथ, ये इसकी चाबी है प्राप्तता को हम न्यूट्रिशन सफिशिएंसी यानी सही मात्रा में हमको देना। अब इसका जो आपने पूछा था, इसका महत्व क्या है, इससे मतलब क्या फर्क पड़ता है, इसकी जरूरत क्या है, तो थोड़ा मैं इसके बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, अगर न्यूट्रिशन सफिशिएंसी यानी पर्याप्तता
सही तरह से सही मात्रा में अगर आपने पोषण दिया, सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में दिया, सीधी सी बात कहूँ तो संतुलित मात्रा में देना। संतुलित मात्रा से कहने का मतलब आपकी कितना यूरिया, कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटास चाहिए, कितना द्वितीय जो हमारे मेन होते हैं सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये जो द्वितीय होते हैं हमारे सेकेंडरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक और बोरॉन, मैंगनीज, फेरस और ये चीजें, कॉपर, इसको हमको किस मात्रा में देना है, जितनी संस्तुति होती है, कहने का मतलब जितनी सिफारिश होती है उसी मात्रा में हमको देना चाहिए, जिससे कि प्लांट की जो हेल्थ है वो बनी रहती है, ग्रोथ अच्छा होता है, उसको सभी न्यूट्रिएंट मिलते हैं और उसके क्या जो पौधे के सभी भाग सही तरह से विकास करते हैं, कल्ले अच्छे बनते हैं, इसको जड़ें मजबूत होती हैं और फ्लोर जो फ्लोरिंग होती है वो काफी अबंडेंट होती है, यानी अच्छी मात्रा में होती है। और फ्रूट जो है ज्यादा फ्रूट जो हमारी ज्यादा फ्लोरिंग होती है उस हिसाब से हमारे फ्रूट भी बनेंगे। जैसे कि हमने जिंक डाला है तो फ्लोरिंग अच्छी आएगी, अगर हमने बोरोन नहीं डाला तो फ्लोरिंग अच्छी आएगी, लेकिन अगर हमने बोरोन छोड़ दिया तो फ्लोर ड्रॉप ज्यादा होंगे। अगर हमने बोरोन डाल दिया तो हमारे फ्रूट्स भी सारे जो फ्लोर थे तो ज्यादा से ज्यादा फ्लोर जो होंगे, हमारे जो फूल होंगे वो फल में तब्दील हो जाएंगे। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इससे ही अच्छी ग्रोथ होगी। दूसरी जो चीज बताऊं कि अगर हम पर्याप्तता रखते हैं यानी सही मात्रा में खाद देते हैं तो दूसरा क्या होगा, हमारी जो यील्ड होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि डायरेक्ट इससे रिलेटेड, क्योंकि हमने जितनी इसको जरूरत है पौधे को अगर सही मात्रा में हमने खाद का दिया है, संतुलित मात्रा में दिया है, तो हमारी जो यील्ड है, जो हमारी लक्षित यील्ड है वो यील्ड होगी, वो पैदावार हमारी बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज क्या होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और तीसरी चीज क्या होगी, इससे क्या होगा, हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो होता है, भाई हमने जितना अगर खाद डाला, मान लीजिए हमने 5,000 रुपए खर्च किए तो हमको 10,000 रुपए का रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि किसानों को ये जरूर देखना चाहिए कि हमने जितना इनपुट दिया उसका आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मार्केटेबल प्राइस हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो से भी आंकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम सही मात्रा में सही समय पे सही खाद को हम लोग दें। अब जैसे मैं क्वालिटी की बात कर रहा था, क्वालिटी में कई चीजें आ जाती हैं। क्वालिटी में एक चीज देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टमाटर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जब टमाटर जो मार्केटेबल क्या होता है, टमाटर जैसे हिंदी भाषा में नॉर्मल बोले तो पिलपिला नहीं होना चाहिए, जब हम लोग को ठोस होना चाहिए। ठोस कब होगा, वो ठोस तब होगा जब उसके ऊपर आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करेंगे, या नीचे जमीन में यारालीवन नाइट्रोबोर या ऊपर से स्टोपिट जो लिक्विड आता है उसके फॉर्म में देंगे। शुरुआत में जर्मिनेशन के टाइम में जब पौधा ग्रोथ कर रहा होता है तो यारालीवन नाइट्रोबोर देंगे कैल्शियम टॉप ड्रेसिंग में, और जब फ्रूट आ जाए बिल्कुल जैसे मटर के दाने आ जाए तब हम याराविटा स्टोपिट जो कि लिक्विड कैल्शियम है। इससे क्या होगा, उसकी आउटर लेयर मजबूत हो जाएगी और अंदर जो इसको हम पिलपिला बोलते हैं हिंदी में, या जिससे कि बहुत पिलपिला इसको बोलते हैं, ठोस नहीं होता, उसकी वजह से कैल्शियम की स्प्रे करने से वो अंदर से जो उसका जो गुदा होता है वो काफी ठोस हो जाता है और हर कस्टमर उसको लेना पसंद करता है। प्लस क्या होता है कि मान लीजिए हमारे प्रोड्यूस को हमको बेचना है जाकर के आजादपुर मंडी में या गाजियाबाद मंडी में हमको बेचना है, तो इसको ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी होती है उसमें ले जा, जो कैरेट में भरते हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन के अनुसार जो भी जो ऊपर नीचे या हम ये कह सकते हैं कि जो चोट लगती है उसको, जो ब्रूजेस आते हैं, जो खरोंचे आती हैं, उससे टमाटर का छिलका या ऊपर से वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम लोगों ने कैल्शियम नाइट्रेट की पर्याप्त मात्रा में अगर आप टमाटर वो दिया जमीन से, यानी ड्रॉप ड्रेसिंग में दिया फसल के लगने के बाद 25 दिन बाद, और बाद में हम लोगों ने लगातार स्प्रे किया फ्रूटिंग आने पे हर तीसरी चौथी तोड़ाई पे, तो उसकी एक चमक जिसको कहते हैं चमक बरकरार रहेगी और वो पिलपिलापन नहीं होगा, एक बाहर से ठोस होगा और वो मजबूत होगा और मार्केटेबल प्राइस भी हमको मिलेगा। तो ये चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम, जो कई बार आपने टमाटर देखा होगा कहीं हरा और पीला सा नजर आता है, तो लेकिन अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट का यूज किया है तो वो बिल्कुल लाल जैसा टमाटर हो जाएगा, यानी उसका टेक्सचर भी बढ़ाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो अगर हम जो टमाटर का सेवन करते हैं, टमाटर खाते हैं, तो उसका जो स्वाद होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन वैल्यू, अगर हमने सही मात्रा में सारी चीजें दी हैं, हमने जो भी 16 के 16 तत्व दिए हैं, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी हमको मिलेगी। अगर हमने जिंक या बोरोन का इस्तेमाल नहीं किया या सल्फर नहीं दिया तो पौधे में नहीं गया तो हमारे शरीर में भी नहीं आएगा। जैसे हमने जिंक दिया है तो वो इम्यूनिटी पावर हम लोगों में, क्या नाम है, ह्यूमन हेल्थ की जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रेंथ देगा, जिससे कि हमको छोटी मोटी बीमारियां नहीं होंगी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, अगर बात करें एक सबसे बड़ा फायदा और भी है
कि अगर हमने पर्याप्त मात्रा में पोषण दिया है, संतुलित मात्रा में दिया है, पर्याप्तता जिसको हम बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस मतलब ये मान के चलिए आप जो डिजीज, बीमारियां और कीट, तो ये बहुत कम आएंगे। इसका सीधा सा एग्जांपल है अभी मैं जो बता रहा था, अगर आपने कैल्शियम की सही मात्रा इस्तेमाल की है, कैल्शियम नाइट्रेट जो यारा लीवर नाइट्रोबोर आता है यारा का, अगर आपने इस्तेमाल किया तो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने एक एपिसोड में कि ब्लॉसम एंड रोड जो टमाटर में आता है, मिर्च में भी एक प्रॉब्लम आती है, तो जो मिर्च गलन हो जाती है, ऊपर से आप देखेंगे मिर्च गल जाती है, तो कोई पैथोजेनिक डिजीज नहीं है। बेसिकली ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो जानकार हैं वो थोड़ा सा पहचान लेते हैं। तो अगर कैल्शियम डालेंगे तो मिर्च में और टमाटर में ये दोनों जो प्रॉब्लम है, ब्लॉसम एंड जो रोट है, वो नहीं आएगी। ब्लोचिंग जिसको बोलते हैं या गलन जिसको बोलते हैं मिर्च में, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर बोरोन आपने नहीं डाला है तो पोलिनेशन नहीं होगा, तो दाने कम से कम मात्रा में बनेंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये एक रोग बन जाता है। जिंक नहीं डाला तो खैरा रोग धान में हो जाएगा। तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसके कारण बहुत सारे रोग आ जाते हैं। तीसरी चीज, अगर आपने यूरिया का मात्रा ज्यादा डाल दी तो क्या होगा, पौधा हमारा नाजुक हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, जिससे कि रस चूसक कीड़े हैं, एफिड का प्रकोप ज्यादा आ जाएगा, जैसिड का प्रकोप ज्यादा आ जाएगा, तो रस चूसक कीड़े ज्यादा उसमें रस चूस लेंगे और जिससे कि पौधा हमारा कुमला जाएगा, यानी मर सकता है, काफी नुकसान हो सकता है और पैदावार में काफी नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आपने ये सब चीजें डाल दी हैं तो क्या होगा, ये दोनों ही बीमारियां, ये जो रोग आएगा, जो कीट आएंगे, ये बहुत कम आएंगे और पौधा हमारा स्वस्थ हो जाएगा, उसमें एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अब इसके बाद हम जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे समाज की जिम्मेदारी इसको हम बोलते हैं कि कम्युनिटी का भी, जो हमारी कम्युनिटी वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि हम जो उगा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, तो सही हो और हमारे पर्यावरण को नुकसान ना दे। तो इसमें कई चीजें हैं। जैसे भी आपने एक चीज देखी होगी, मैं बताऊं, जब हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे अगर मैं यारा का एग्जांपल दूं, तो जब ये बनते हैं तब भी फैक्ट्री में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसको हम ग्रीन हाउसेस बोलते हैं, NO2, CO2 और SO2। ये जितनी भी गैसें हैं ये हानिकारक होती हैं, लेकिन जब हम बनाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि इन गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो और इस विधि से बनाते हैं कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। ये तो होगी बनाने के टाइम की बात। अब जब हम इनको खेत में डालते हैं, जैसे कि मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूँ, खेत में डालते हैं तो ये पौधे इसका पूरा का पूरा अवशोषण कर लेते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं, और बची हुई मात्रा, रेजिडुअल इफेक्ट जो बोलते हैं, जो जमीन में रह जाता है, वो बहुत ही कम, ना के बराबर रहता है। तो रेजिडुअल अगर रहेगा, उसकी बची हुई मात्रा खाद की रहेगी, तो जमीन के पीएच को बढ़ाएगा और जमीन की उर्वरा शक्ति को ये घटाएगा और ये जमीन को खराब करेगा। तो लेकिन ये सारी की सारी मात्रा सही तरह से पौधा इसको ले लेता है। इस तरीके से बनाए जाते हैं यारा के प्रोडक्ट कि पौधा उसको पूरा का पूरा ले ले और कोई भी हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो और किसी प्रकार का। और दूसरा क्या, अगर हम ज्यादा डाल देते हैं तो क्या होता है, उसकी अति ना हमारे पौधे के काम आती है, ना हमारी जमीन के काम आती है, वो व्यर्थ जाती है। तो जिससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, पहले हमारे फार्मर की खराब होती है। जब हमारा फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी तो डायरेक्ट रिलेटेड है वो हमारे चैनल की, हमारे डीलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, और अल्टीमेटली ये हमारे देश की इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है। हमको बेनिफिट इसका नहीं मिलता और हम लोग इससे लॉस में चले जाते हैं। जी, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे में किसानों को कैसे पता चले कि उनकी फसल को कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है? जी, पहचान बहुत जरूरी है ना? जी, बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा, जो मुझे लगता है सभी किसान भाइयों को जानना चाहिए। बहुत जरूरी है। जी, तो आपने बताया कि इसका महत्व क्या है, इससे हमको क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं अगर हम इसका महत्व। दूसरी चीज, मैं किसान भाई को ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमको कैसे पता चले कि इसको कितनी भूख लगी है। बिल्कुल, क्योंकि पौधा रोता नहीं है, बोलता नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें कि जो, जैसा कि हम लोगों ने, सरकार ने या कंपनीज ने या जितना भी आप लोगों को एक किताब के थ्रू समय समय आपको यूट्यूब के जरिए या अन्य स्रोत जो है हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आपको जानकारी मिलती है कि सही जानकारी आप लीजिए कि किस पौधे में और किस जमीन में। पहले देखिए, पौधा और जमीन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए जमीन हमारी रेतीली है। पहली चीज तो हमको अपनी जमीन पता होनी चाहिए। अगर हमारी जमीन रेतीली है तो उसमें हमको ऐसी फसलें लेनी चाहिए जो कि उसके लिए उपयुक्त हो। जैसे रेतीली जमीन है तो हमको कैसी जमीन है, एग्जाम्पल के लिए हमको सब्जियां उगानी चाहिए। सब्जियों में कौन सी, कंद वर्गीय, जैसे गाजर, मूली। अगर मैं सब्जी की बात करूं, आलू, अदरक। जमीन में लगने वाली जितनी फसलें हैं इनका हमको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमको इनको ऐसी। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सब्जी का नाम और बता दूं,
तरबूज और खरबूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हल्की जमीन, इनको हल्की जमीन बोलते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन रुक नहीं पाता, पानी रिटेंशन नहीं हो पाता, इसलिए हम इनको हल्की जमीन बोलते हैं या रेतीली जमीन बोलते हैं। इसके अनुसार हमको फसल का चयन करना चाहिए। और दूसरी चीज, अब इसमें हमको खाद कैसे डालना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद जो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मानता हूं कि हमको 3 बैग यूरिया डालना है इस रेतीली जमीन में, तो 3 बैग को हम एक बार में ना डाल करके, जैसा कि ज्यादातर वैज्ञानिक मतलब ये बताते हैं बाकी फसलों में कि हमको फास्फोरस एक बारे में डाल देना चाहिए। लेकिन अगर ये रेतीली जमीन है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, ये बिल्कुल वैज्ञानिक सलाह है कि अगर हमको 3 बैग डालना है एग्जाम्पल के लिए, तो हम एक एक करके 3 बार डालेंगे इसको। क्यों? रीजन है क्योंकि अगर हम तीन एक साथ डाल देंगे तो रेतीली जमीन में पानी के साथ में सारे के सारे तत्व नीचे बह जाएंगे, जो कि पौधे को, जमीन उसको रोक नहीं पाएगी और पौधे को मिल नहीं पाएंगे और इसका लॉस भी हो जाएगा। अगर आप एक एक करके डालेंगे तो जो न्यूट्रिशन है, जैसे हमने यूरिया की बात की, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, उसको सही मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पौधा ले पाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अगर हमारी जमीन अगर थोड़ी हार्ड है या जिसको हम चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, तो चिकनी मिट्टी में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो चिकनी मिट्टी का हम लोग सुधार करेंगे। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, वो डाल देंगे जिससे कि जमीन, और प्लस वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालेंगे जिससे जमीन हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए, मुलायम हो जाए। उसके बाद जिससे कि उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाए। और दूसरा क्या होता है, रिटेंशन की पावर, वाटर रिटेंशन, जिसको होल्ड करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाए, एरेशन बढ़िया हो जाए, यानी हवा का जो आदान प्रदान है वो बढ़िया हो जाए, और जो तत्व हमने जमीन में दिए वो पौधे को सही तरीके से मिल जाए। तो इनको हमको ध्यान दे रहा है। इसमें एक साथ में हम लोग खाद, इसमें भी खाद हम लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। और जो सबसे अच्छी जमीन जिसको हम लोम बोलते हैं, दोमट बोलते हैं, उसमें हम, जैसा कि रिकमेंडेशन है, उसमें हम एक बार में ही दे सकते हैं। और दूसरी चीज ये तो हो गई कि जमीन के अनुसार, जैसी जमीन है वैसे हमको फसलों का चुनाव करना है और हमको उसके अनुसार ही खाद देनी है जो सरकार ने या जैसा कि हमको संस्तुति की है। दूसरी चीज, हमको कैसे पता चले, बहुत से एप्लीकेशन आ गए, जैसे यारा का भी आता है एप्लीकेशन, चेक आईटी, यारा का एप्लीकेशन जो चेक आईटी आता है, उसके माध्यम से हम खेत में जाकर के ये चेक कर सकते हैं कि हमारी पत्तियों के थ्रू उसमें चेक कर सकते हैं कि हमारे जो फसल में किस तत्वों की कमी है। एग्जाम्पल के नाइट्रोजन की कमी है तो नीचे वाली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उसमें बी के आकार का निशान बन जाता है। अगर फास्फोरस की है तो वो भी नीचे के आकार आ जाती हैं। पोटास है, उसमें भी नीचे की आकार की पत्ती से पता चलता है। फास्फोरस में बैंगनी रंग से पता चलता है। अगर पोटास की कमी होगी तो उसके किनारे जो होंगे, पौधे की पत्तियों के जो किनारे होंगे, वो कागज की तरह जलने लगेंगे। जैसे हम कागज को जलाते हैं, किसी को माचिस हमने जला दिया तो बिल्कुल ऐसे जैसे कागज जलता है, उस तरह के निशान हमको पोटास में नजर आएंगे। कैल्शियम की कमी है तो बिल्कुल ऊपर वाली पत्तियां बिल्कुल अंदर की तरफ उड़ जाएंगी। बोरोन की कमी है तो विप लाइक, यानी हम ये मान सकते हैं कोड़े लाइक संरचना बन जाती है। जैसा कोड़ा नहीं होता, जैसे हम कोड़े पहले पुराने जमाने में बोलते थे, बिल्कुल वैसी संरचना बन जाएगी। पूंछ के आकार की पतली सी जो पत्ती है बिल्कुल पतली सी बन जाएगी, जिसमें कि फूल का निर्माण नहीं होगा और फल का भी निर्माण नहीं होगा। ये जो चीजें हैं इनसे हम पहचान सकते हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू और बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी लेके। तीसरी जो चीज है, हम और कैसे पता करें, तीसरा जो तरीका है, आप अपने निकटतम किसी भी जो कंपनी के जो डॉक्टर हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं, उनके थ्रू ले सकते हैं। और जो कुछ और एप्लीकेशन आ गए जिसमें आप फोटो खींच करके अपने पौधे की भेज सकते हैं और तुरंत उसको आपको तुरंत उसकी एक जानकारी मिल जाती है कि इसमें किस तत्व की कमी है, उसके अनुसार आप तत्वों को डाल सकते हैं। और इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट है जो आप कर सकते हैं, वो जो जरूरी भी है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, वो है सॉइल टेस्टिंग। रेगुलर इंटरवल में एक, जिसको हम बोलते हैं कि अल्टरनेटिव हमको ढूंढना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारी जमीन में किस तत्वों की कमी है। जिस तत्वों की कमी होगी हमको उसी के अनुसार अपनी जमीन को देखते हुए, अपनी फसल को देखते हुए उतनी मात्रा में हमको वो खाद डालनी है। तो सॉइल जो टेस्टिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको इससे पता चल जाएगा कि हमको कितनी कितनी खाद डालनी है। ये सब बातें हैं जिसके थ्रू हमको पता चल जाएगा कि हम पर्याप्त मात्रा में, कि हमारे पौधे को पर्याप्त मात्रा में समुचित प्रबंध के साथ में संतुलित पोषण प्रदान कर सकें। ये सब जो तरीके थे। इसके अलावा आप भी सोचेंगे इसके करने से हमको फायदा क्या होगा। अब हमको फायदा क्या होगा, ये मैं इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसान भाई हैं, हम ये जरूर चाहते हैं
कि हमने ये सब चीजें की तो हमको फायदा क्या होगा, रिटर्न क्या मिलेगा। क्योंकि आज का जो खेती है वो नॉर्मल खेती नहीं रह गई, वो ट्रेडिशनल खेती नहीं, इसको हम बोलते हैं पारंपरिक खेती नहीं रहेगी कि जितना उग गया उतना उग गया। ऐसे काम नहीं चलेगा कि जमीन घटती जा रही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको सुनिश्चित करना कि भोजन पूरा मिले, तो हमको कम जगह पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए। यानी 1 एकड़ में अगर हमारी प्रोडक्टिविटी, जैसे हम गन्ने की बात करें 300 क्विंटल हो रहा है, या मक्का की बात करें 8 क्विंटल के करीब पैदावार हो रही है, तो हमको ज्यादा पैदावार चाहिए, क्योंकि हमको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, हमें अपने देश का भरण पोषण करना है और देश को समर्थ बनाना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो और हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो और हमारी जीडीपी एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाए। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ये इसके लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब ये जो मैं बता रहा था आपको कि इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, इकोनॉमिक रिटर्न हमारा बढ़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पर्याप्त मात्रा में डाला तो हमारा उत्पादन बढ़िया होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो हमें उसके रेट्स अच्छे मिलेंगे, जिससे कि हमको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा और बेटर प्राइस मिलेगा, तो नो डाउट हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। जो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये चैनल के थ्रू ये अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया होगी, तो पूरे देश की जो जीडीपी है वो एक अच्छे लेवल पे जाएगी। पहली चीज तो ये फायदा होगा हमको। दूसरी चीज क्या होगी, जो मैं आपको बता रहा था कि फूड जो है कि ये सुनिश्चित होगा कि हर आदमी को भोजन मिल पाएगा, और भोजन सिर्फ मिल नहीं पाएगा, भोजन मिल पाएगा, सही मात्रा में मिल पाएगा, और उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है, तो मैं बोल रहा था कि सही और मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको सेफ्टी के साथ, कहने का मतलब जो उसके अंदर जो तत्व है वो ज्यादा मात्रा में नहीं जाएंगे, हानिकारक तत्व नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में या संतुलित मात्रा में किसी पौधे को, मैं एक मक्का का एग्जाम्पल दे रहा हूँ और प्लस गन्ने का, पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने खाद दिया। या मैं खाने वाली चीज का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं मानता हूँ खीरा या केला की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा ये ज्यादा सूटेबल होगा। केले में हमने अगर ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का या अपने न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर लिया, तो केला क्या होगा, अगर हम जब खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालेगा और हम इसको मार्केट में बेच नहीं सकते। दूसरी चीज, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया हो, हमारा विदेशी मुद्रा जो ज्यादा से ज्यादा आए, तो हम इसको, अगर हमको एक्सपोर्ट करना है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बनारस से भी एक्सपोर्ट हुआ था, गाजीपुर से एक्सपोर्ट हुआ था, गाजीपुर से मिर्च एक्सपोर्ट हुई थी, तो ये सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप एक्सपोर्ट कर सकें तो उसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं, हमारी सरकार सुनिश्चित करती है, विदेशी तंत्र ये चाहता है कि उसमें कम से कम हानिकारक चीजें हों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेड, आर्सेनिक और कैडमियम की मात्रा हम सुनिश्चित कर लें और चेक करके भेजें कि इसमें जितनी जरूरत है उससे ज्यादा तो मात्रा नहीं है, जो कि हमारे जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो, जिससे कि फूड सिक्योरिटी अगर ये हो जाएगी तो सभी को पर्याप्त मात्रा मिलेगा, हम उसका निर्यात कर पाएंगे। और दूसरी चीज, जब हम खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो डेफिशिएंसीज हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो मानव की होती है, जैसे हमारे अंदर जिंक या बोरोन की कमी हो गई, तो अगर हमने पौधे में देर खाया तो पौधे के थ्रू, चाहे वो गन्ना हो, चाहे पैडी हो, चाहे गेहूं, अगर हमने ये सब चीजें उसमें दे रखी हैं, उसके थ्रू हमारे भोजन में जाएगा और हमारे भोजन के थ्रू हमारे शरीर में जाएगा, तो जिसके मल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, कुपोषण, तो हमारा कुपोषण किसी को भी नहीं होगा, यानी हम भी स्वस्थ रहेंगे अगर हमारा पौधा सही रहेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे संतोष जी आपसे कि जैविक खाद या फिर जैविक तरीकों से पोषण संतुलन बनाए रखना संभव है क्या? जी जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था, आपने पूछा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जरूरी है कि संवाद होते रहना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू पूजा जी। ये चीज आपने पूछी तो मैं किसान भाई को बिल्कुल बताना चाहूंगा, और हम इसी मुद्दे पे बात करना चाह रहे थे अगले। देखिए, जैसा कि पूजा जी ने कहा, क्या जैविक खेती जिसको बोला, और जैविक खेती से देखिए जो तात्पर्य है मेरा कि वही है कि पर्याप्तता, हम कोई चीज एक्स्ट्रा ना डालें। अगर मैं जैसे केमिकल की बात कर रहा हूँ तो बिना केमिकल के खेती संभव नहीं। संभव से मेरा मतलब ये है कि वो ज्यादा मात्रा में ना हो जिसका नुकसान हो जाए, जिससे कि हार्मफुल हो जाए। आप बिल्कुल बराबर मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बनिक खाद और इनऑर्गेनिक खाद, यानी जिसको हम बोलते हैं कि कार्बनिक अकार्बनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, दोनों को बराबर मात्रा में हमको यूज करना चाहिए। जिससे कि पहली चीज, अगर आप ऑर्गेनिक यूज करते हैं, इससे क्या होगा, हमारी जमीन बिल्कुल सही बनी रहेगी। और इनऑर्गेनिक का जब आप यूज करेंगे, उससे हमारी ये सुनिश्चित होगा कि पैदावार हमारी सही तरीके से आएगी। अब इनऑर्गेनिक में हमको इस्तेमाल जरूर करें, जैसे हरी खादें, जैसा मैंने नाम लिया ढैंचा, उसको हमको खेत में जो देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में उसको कार्बनिक खाद मिल जाएगा।
जमीन में कार्बनिक खाद की मात्रा बढ़ जाएगी, ह्यूमिक एसिड बराबर मात्रा में रहेगा। अब पानी का जो मैंने आपको बताया रिटेंशन कैपेसिटी जो रहेगी, पानी सोखने की क्षमता और होल्ड करने की क्षमता बढ़ेगी। और अगर आप बाकी जो खादें डालेंगे, अपना जो केमिकल जो खादें डालेंगे, उससे आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोनों को संबंधित मात्रा में, एक बराबर मात्रा में, जिसको कहते हैं कि एक ऐसी मात्रा ली जाए कि दोनों का बराबर मात्रा में यूज किया जाए, जिससे हमारी जमीन भी बनी रहे और हमारा दूसरा लक्ष्य जो है कि अधिक उत्पादन हो। और इसके लिए एक वर्ड आता है जो मैं बोलता हूँ हमारे किसानों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और ये इस पे मैं काफी वो करता हूँ, मतलब कि विश्वास करता हूँ, और मैं बार बार इस चीज को मैं अपनी मीटिंग्स में भी बात करता हूँ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या? ये एग्रीकल्चर एक अंग्रेजी का शब्द है, तो मैं इसका हिंदी में बताता हूँ मैं आपको कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये है कि 3 चीजें इसमें जो मेन मुद्दे की है कि हम ये चेक करें हमारी जमीन कैसी है, उस जमीन में सही क्रॉप का हम चयन करें कि क्रॉप हमारी सही होनी चाहिए, हमको उसको ध्यान में रख करके करना चाहिए। तीसरी चीज है कि उसमें हमको संतुलित मात्रा में खाद डालनी चाहिए, न कम डालनी है न ज्यादा डालनी है। तीसरी चीज है जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं उसका अत्यधिक उपयोग ना हो, रिसोर्सेज का ऐसा यूज हो जो कि रिन्यूएबल हो सके, वो दोबारा यानी बिगड़ने के बाद वो बन सके। तीसरी चीज है हम ये ध्यान रखें कि कोई भी चीज, जैसे मैंने बताया कि एक्सेस फर्टिलाइजर ना हो। तीसरी चीज क्या करें कि हमारे ये ध्यान रखें कि हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो, जहरीली गैसें ना निकले, उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सीधी सी बात है, हमारे जितने भी रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करें जिसमें हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उससे हम उत्पादन इतना ले सकें कि हमारे आने वाली पीढ़ी का, वर्तमान पीढ़ी का, आने वाले फ्यूचर का पेट भर जाए, संतुलित पोषण को ध्यान में रखते हुए। ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब हरास ना हो कि जैसे हम कहें कि हमारी जमीन लगातार नुकसान होती रहे। इस साल अगर हमारी पैदावार अगर 300 क्विंटल मेरी गन्ने की हुई है प्रति एकड़, अगले साल वो 320 से हो, 340 हो, 400 ऐसे बढ़े। ऐसा ना हो कि 300 से वो 280 हो और वो घटते क्रम में हो जाए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब वो बढ़ते क्रम में हो और हमारी जो फ्यूचर है, आने वाली पीढ़ियां है, उनका भी पेट भरता रहे और हमारी जमीन भी बनी रहे और हमारा वातावरण भी बना रहे और ह्यूमन हेल्थ भी बनी रहे। यही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जी, बहुत अच्छा। तो ऐसे में संतोष जी, क्या भारत सरकार या कृषि विभाग की तरफ से भी पोषण पर्याप्तता यानी कि जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन सफिशिएंसी, इसके लिए किसानों को मदद दी जाती है? जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके लिए देखिए 3-4 चीजें हैं कि पहले तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा पर्याप्तता कैसे करे किसान। उसके लिए तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको कि सोइल टेस्टिंग। अगर किसानों को ये भारत सरकार ने, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में मैंने बताया था कि एक अभियान चलाया गया था, जो उसमें हम लोग भी थे, कंपनीज भी सहायता कर रही थी। उनका अभियान था कि सभी गाँव में सोइल टेस्ट किए जाएं। उस टाइम उन लोगों ने फ्री में किया था। तो सभी जितने सरकारी विभाग हैं, जितने भी कृषि विभाग हैं, हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में, सभी को ये बताया गया था कि आप किसानों की जो सोइल की जांच हो, हेल्थ कार्ड इसको उन्होंने इश्यू किया था कि हेल्थ कार्ड इश्यू करेंगे और एक उनका नंबर थे कि इतने नंबर में सभी किसानों को हेल्थ कार्ड जारी किए जाएं। हेल्थ कार्ड क्या था कि वही सोइल की जांच की सोइल में किस किस चीज की कमी है। ये कृषि विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम था। ये काफी लंबा चला था और शायद अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है सरकार इस पर लगातार ध्यान देती है। ये पहला चीज तो ये थी। दूसरी चीज, सरकार ने 2 काम किए। कहते हैं ना कि एक तीर से 2 शिकार, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जो कि हमारा ये कंपोस्ट था, जो कि घर का जो कचरा होता है या जितने भी हमारे गैजेट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो भी जब हम निस्तारण करते हैं, जिसको डीकम्पोज करते हैं, उसमें आपने आर्सेनिक और लेड बहुत ज्यादा निकलता है। उससे क्या होता है, कैंसर तक हो जाता है। उसको इस तरह से डीकम्पोज किया जाता है ताकि उसको इस तरह से बनाया जाता है मैकेनाइज तरीके से, ताकि उसको सिटी कंपोस्ट बनाया जाए और कचरे को दोनों को मिला करके एक तो कचरे का निस्तारण हो जाएगा, हमारे जैसे हमको बदबू आती है, एक तो कचरा वहां से हट जाएगा, प्लस उस कचरे को खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कि वो एज ए कार्बनिक खाद की यूज होता है और कार्बनिक खाद को हम अपनी जमीन में किसान उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, सरकार ये कर रही है, सोइल टेस्टिंग हो गया, दूसरा ये कर रही है। और बार बार जो भारत सरकार है, जो संस्था है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, वो बार बार डिपार्टमेंट कृषि मेला और बार बार सेमिनार ये लोग आयोजित करते हैं। कई बार हमारे साथ मिल करके, कई बार वो अकेले भी करते हैं और किसानों को बुला करके मेले में नई नवीनतम जो इनोवेटिव चीजें होती है, नई चीजें जो आ रही हैं, जिनको हमको समावेश करना चाहिए, कौन कौन से नए औजार आ रहे हैं, आप कैसे बढ़िया कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था एसएमएस, बहुत से लोग हार्वेस्टर में एसएमएस नहीं लगाते और बाद में उसको जलाते हैं
अगर आप एसएमएस लगाएंगे तो चोपिंग करके उसी को खेत में फैला देगा, नमी की कमी नहीं होने देगा, डबल फायदा होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें, जानकारियां समय समय पे सरकार माध्यम से, मेले के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से ये लोग देते हैं। प्लस एज ए प्राइवेट संस्थाएं हम लोग भी मीटिंग्स करते हैं और हम लोग भी बार बार एज ए यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हम लोग जो कि हमारा लक्ष्य रहता है कि हम महीने में कम से कम 40 मीटिंगें करें। पर डे दो मीटिंगें हम लोग करते हैं और हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में सुनिश्चित करते हैं कि सोइल टेस्टिंग, न्यूट्रिशन सफिशिएंसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नई चीजें जो आ रही हैं, खेती को मतलब कैसे बढ़िया करें, सस्टेन कैसे करें जिससे कि बढ़िया हो सके। तो सरकार और हम प्राइवेट संस्थाएं सभी मिलकर के फिर बार बार इनको जानकारियां देते रहते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारियां आज एक बार फिर आपने संतोष कौशिक जी हमारे साथ साझा की हैं। हम आपको दोहरा कर बताना चाहते हैं श्रोताओं कि आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी के संतोष कौशिक जी, जो है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और ये खास कार्यक्रम यानी रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार, और स्पॉन्सर्ड है यारा फर्टिलाइजर से। लेकिन आज की जो विशेषज्ञ हमारे हैं संतोष कौशिक जी, लगातार पहले भी बहुत अच्छी जानकारी दे चुके हैं और आज उन्होंने न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी यानी कि हमें बताया कि पोषण पर्याप्तता का क्या महत्व है। बहुत डिटेल में आपने जानकारी दी है, आपने सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी, साथ ही साथ जैविक खाद के बारे में भी बताया, और आपने बताया कि कितनी इम्पोर्टेंट है सॉइल टेस्टिंग यानी कि मृदा का स्वास्थ्य और उसका समय पर परीक्षण भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। ज़्यादा समय नहीं है अब हमारे पास बातचीत करने के लिए, लेकिन ये वादा ज़रूर है कि अगले एपिसोड में फिर से एक और ख़ास मेहमान के साथ कुछ खास बातचीत होंगी। और चलते चलते संतोष कौशिक जी, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय और अपनी कीमती जानकारियाँ हमारे रेडियो के माध्यम से हमारे सभी किसान भाइयों के साथ साझा की। थैंक यू पूजा जी, और इंडियन गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी का धन्यवाद देता हूँ जो कि टीम इसको सफल बनाने में लगी हुई है। और सभी, मैं चाहूंगा जो भी चीजें जानकारी हम लोगों ने दी, कोशिश मेरी यही रही कि सभी किसान भाइयों को सही मात्रा में और सही तरह से गाइडेंस मिल पाए। और किसान भाइयों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो अगर इन चीजों को अपनाएं तो अवश्य ही उनको इस चीज का फायदा मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत की और यारा फर्टिलाइजर से जो हमने सीखा और जो मैंने सीखा वो मैंने आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है। और धन्यवाद कि सरकार और आप पूजा जी जो आपके चैनल के माध्यम से 90.4 आगरा की आवाज के थ्रू ये सभी किसानों तक पहुंच पा रही है। संतोष जी, ये बताइए कि आप पब्लिक मीटिंग में तो बहुत किसान भाइयों से रूबरू होते हैं, बहुत ढेर सारी बातें और काफ़ी घंटों तक उन्हें जानकारी देते हैं, लेकिन रेडियो के माध्यम से जो ये इंटरव्यूज़ आपके हुए और आपकी जानकारियाँ पहुँचाई गई, ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? ये बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए और काफी अच्छा था। और मैं हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और काफी अच्छा लगा और आप लोगों का सपोर्ट काफी अच्छा रहा। तो समय समय पे जो भी मुझे लगा तो मैंने आपसे बात की, तो बिल्कुल, लेकिन शुरुआत में कुछ हेजिटेशन था, नॉर्मल सी बात है। आज भी जब मैं 100 आदमियों को या 1000 आदमी को एड्रेस करता हूँ तो थोड़ी सी झिझक जिसको बोलते हैं वो लाजमी है। और बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं चाहूंगा कि मैं ये बार बार करूं और कुछ नया करें हम लोग आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से। जी डेफिनेटली। तो संतोष कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। जी धन्यवाद, एक बार आपका फिर धन्यवाद। तो हमारे श्रोताओं, एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात कुछ अच्छी बातों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ और किसी अच्छे खास नए मेहमान के साथ। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।